Hello, Hello, literature literature lovers. lovers. Welcome to Welcome to Lit Lit Club. Club. Hope you Hope all you are all are doing doing great. great. And today we are going to do another work, which is Wilfred Owen's Strange Meeting. So Wilfred Owen is actually a war poet. So the title of the poem is Strange Meeting by Wilfred Owen, written in 1918, just before the death of Owen. राइटर के डेथ से पहले, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एज अ सोल्जर मारे गए थे. पोस्टमसली ये 1919 में पब्लिश हुआ है सेगिफ्राइड सुजॉन के पोएम में, जिनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे विल्फ्रेड ओवेन, और इन्होंने ही उसको वॉर पोएट्री लिखने के लिए मोटिवेट किया था. ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. स्ट्रक्चर इसका हीरोइक कपलेट, राइमिक, एम्बिक पेंटामीटर, ए बी बी सी सी ऐसा रहता है राइम स्कीम इसका. अब कॉन्टेक्स्ट और इसके बैकग्राउंड की बात करें तो विल्फ्रेड ओवेन एक ब्रिटिश सोल्जर पोएट थे हु रोट अबाउट द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, डाइड जस्ट बिफोर द वॉर एंडेड. वॉर 1919 में एंड होती है. हाँ, उससे कुछ पहले इनकी डेथ हो जाती है. इन्फ्लुएंस बाय सेगिफ्राइड सुसॉन, encourage women to write against romantic war poetry. तो वॉर पोएट्री लिखने के लिए उन्होंने इनको काफी ज्यादा इंकरेज किया. पोएटिक पर्पस टू रिवील द ट्रूथ ऑफ वॉर थ्रू पिटी, एम्पैथी एंड इमोशनल रियलिज्म. सो वो वॉर जो रीजन है, जो वॉर हर जगह हमें देखने को मिलता है, उसके पीछे ट्रुथ क्या है, उस ट्रुथ को दिखाने के लिए वो पीटी, एम्पैथी और इमोशनल रियलिज्म का हेल्प लेते हैं. ना इस पोएट्री में जब थीम्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो थीम है वो है फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर. कि वॉर एक मीनिंगलेस, रॉबिंग यूथ फ्यूचर फ्रॉम इंडिविजुअल ऑन ऑल साइड्स. ठीक है, तो होता क्या है कि एक मीनिंगलेस टास्क है, और इसके साथ वो यूथ, हमारे देश के यूथ को मार रहा है, क्योंकि आर्मी में या किसी भी सोल्जर, जो सोल्जर होता है वो यंग ही रहता है. साथ में जो इंडिविजुअल है उसके, उसका फ्यूचर खत्म हो रहा है. दोनों ही साइड के साथ ऐसा होता है. ब्रदरहुड बियॉन्ड एनिमीज. फिर इसके बाद इसमें एक और जो कि थीम आपको देखने को मिलता है वो है ब्रदरहुड बियॉन्ड एनिमीज. मतलब दो एनिमी सोल्जर्स हैं, उनके पास भी सेम इमोशन, सेम सफरिंग है, तो वो एनिमी कैसे हुए. हम्म, फिर लॉस ऑफ यूथ एंड पोटेंशियल. तो एक यूथ अपना पोटेंशियल लूज करता है वॉर में. हाँ, एम्पैथी एंड फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट है. क्रिटिक ऑफ रोमांटिक वॉर आइडियल्स, कि एक वॉर को काफी ग्लोरीफाई करके दिखाने की बात है. वॉर पोएट्री को काफी ग्लोरीफाई किया गया है, सेक्रीफाइस को काफी ग्लोरीफाई किया गया है. तो ये एक तरीके से इनके हिसाब से एक पेट्रियोटिक प्रेपोगेंडा. Now, अगर हम समरी की बात करें, so then the very first stanza, speaker escape. So the narrator describes escaping battle and descending into a profound dull tunnel, a metaphorical or dream-like space resembling hell or underworld. ठीक है, तो पोएट्री जब स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं जो नैरेटर है वो वॉर से escape करके किसी टनल में चला गया, एक डीप और बहुत ही गहरा अंधेरे वाला टनल है. ठीक है, ये हम देखने को मिलता है. और ये जो टनल है वो किसका मेटाफोरिकल कह लो कि एक रिजेम्बलेंस है, तो वो एक हेल या अंडरवर्ल्ड का है. मीटिंग द एनिमी, वहां पे इन द साइलेंट प्लेस द स्पीकर मीट्स अ स्ट्रेंज फिगर हु राइजेस एंड स्पीक टू हिम. एक स्ट्रेंज फिगर वहां पे मिलता है, जहां से इस पोएट्री का नाम भी स्ट्रेंज मीटिंग पड़ा हुआ है. सो वो, और ग्रेजुअली इट रिवील्ड दैट दिस फिगर इज एन एनिमी सोल्जर. तो अब इससे पता चलता है कि वो जो पर्सन जो वहां पे दिख रहा है उसको, वो कोई और नहीं, एक एनिमी सोल्जर है. और ये एनिमी सोल्जर अपनी स्टोरी क्या बताता है थर्ड स्टेंजा में, द स्ट्रेंज फ्रेंड स्पीक ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, हाउ पोएट्री कुड हैव सेव्ड लाइव्स इफ ट्रुथ हैज बीन टोल्ड. कि वो जो एनिमी सोल्जर है वो बताता है कि वॉर कितना फ्यूटाइल टास्क होता है, कोई मतलब नहीं होता है, और कैसे पोएट्री है जो कि सही सत्य बता सकती थी और वो वॉर से कई लोगों को बचा सकती थी, बट वो नहीं हुआ. अब इसमें टेरिबल आयरनी हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है फोर्थ स्टेंजा में, कि वो जो स्ट्रेंज फ्रेंड है वो क्या रिवील करता है कि ही वाज किल्ड बाय द स्पीकर हिमसेल्फ. तो स्पीकर ने ही उसको मारा है वॉर में. तो ये उसके लिए काफी ज्यादा आयरनी भरा रहता है और शॉक्ड रहता है वो स्पीकर. अ डिवास्टेटिंग मोमेंट ऑफ शेयर्ड ग्रीफ नॉट एंगर. और दोनों ही ग्रीफ से रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो गुस्से में है एनिमी सोल्जर, वो भी ग्रीफ से भरा हुआ है. और इधर स्पीकर खुद भी, उसको ये चीज शॉकिंग लग रहा है. नाउ फिफ्थ में है शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस. बोथ सोल्जर, डिस्पाइट being on opposite sides, recognizes their shared humanity and trauma. The poem ends with a haunting line. तो दोनों ही सोल्जर्स जो कि अपोजिंग साइड के हैं, लेकिन दोनों ही अपने ह्यूमैनिटी और ट्रॉमा को शेयर कर पा रहे हैं, मीन्स बोथ आर एक्सपीरियंसिंग द सेम काइंड ऑफ ट्रॉमा. हाँ, और ये लास्ट में हमें लिख लाइन मिलती है जो कि काफी हॉन्टिंग है, कह लो एक तरीके से, लेट अस स्लीप नाउ, और चलो हम सोते हैं. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो स्केप करके स्पीकर गया है इसकी भी डेथ हो चुकी है, और ये दोनों ही उस डल टनल, मतलब हेल या हेवन, कहीं पे भी दोनों साथ में चले गए. सो दोनों की एक तरीके से सोल हैं जो कि बात कर रही हैं. नाउ स्टाइल और स्ट्रक्चर की बात करें इस पोएट्री के, तो फॉर्म का हमने जैसे बात किया कि वो हीरोइक कपलेट टाइमिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है, राइम स्कीम देख सकते हो. टोन काफी सोबर, रिफ्लेक्टिव, ट्रेजिक और इम्पैक्टिक है. लैंग्वेज एलिवेटेड है, बट एक्सेसिबल है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं. रिच इन सिंबल्स, साइकोलॉजिकल डेप्थ, ये चीजें देखने को मिलती हैं. कुछ डिवाइसेस भी यूज है इसमें, जैसे आयरनी, कि स्पीकर अपने ही एनिमी से मिलता है जिसको उसने मारा हुआ है. अल्यूजन, इसमें वो जो टनल की बात हो रही है, डीप टनल की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं इन्फर्नो का, इन्फर्नो अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर है. वहां से डांटे के इन्फर्नो से इसको एल्यूजन लिया गया है. सिंबल्स की बात करें तो इसमें टनल जो सिंबल है वो अंडरवर्ल्ड डेथ या लिम्बो का सिंबल है. पैराडॉक्स क्या है?
फोर हेड्स ऑफ मैन हैव ब्लेड वेयर नो वंस वर। सिंबल्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला सिंबल जो देखने को मिलता है वो है टनल या हॉल का, रिप्रेजेंटिंग द अंडरवर्ल्ड एंड लिमिनल स्पेस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कि वहां पे एक टनल जो कि अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड की बात हो रहा है, हेल की बात हो रहा है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेंज फ्रेंड, पर्सोनिफाइड एनिमी और अ मोरल मिरर द स्पीकर। तो इसमें स्ट्रेंज फ्रेंड जो है वो एक पर्सोनिफाइड एनिमी हो सकता है, या राइटर का इनर सेल्फ हो सकता है, जो कि उससे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। जब सोल्जर किसी को मारता है तो कहीं ना कहीं वो अपने ही एक आइडेंटिटी को तो मार रहा है, कहीं ना कहीं वो भी तो एक सोल्जर ही था। तो दैट इज द मिरर। अंडन ईयर्स, लाइफ एंड एक्सपीरियंस लॉस टू वॉर। सो अंडन ईयर उसको बोल रहा है कि जो पूरा वॉर में टाइम गया तो उसमें हमने कुछ और किया नहीं, तो उस चीज को। स्लीप, स्लीप मेटाफर है डेथ का, फाइनल पीस का। सो दीज आर द सिंबल्स। नाउ कुछ लाइंस हम देख लेते हैं इस पोएट्री के, जैसे इट सीम्स दैट आउट ऑफ बैटल आई escaped डाउन सम प्रोफाउंड टनल। तो ये वेरी फर्स्ट लाइन है, और इसमें दिखा रहा है कि वो कैसे ऐसा लग रहा है कि वो बैटल से escape कर लिया है और कहीं प्रोफाउंड डल टनल में वो है। आई एम द एनिमी यू किल्ड माय फ्रेंड। अब यहाँ पे जो स्ट्रेंज फ्रेंड है वो अपनी आइडेंटिटी बता रहा है कि मैं वही एनिमी हूँ जिसको तुमने मारा है, मेरे फ्रेंड। देख लो, एनिमी भी आ रहा है और फ्रेंड भी आ रहा है, तो एक पैराडॉक्स भी दिख रहा है तुम्हें। नाउ द पिटी ऑफ द वॉर, द पिटी ऑफ डिस्टिल्ड। So Owen's poetic doctrine, the poetry is in the pity. हाँ, war is not be glorified but pitied. So वही कह रहा है कि वॉर को हम पोएट्री में कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, तो उसको ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। फोर हेड्स ऑफ मैन हैव ब्लेड वेयर नो वोन्स वर। सो मेटाफर इज मेंटल सफरिंग। हाँ, कि फोर हेड जो है मैंस का वो उन पे भी खून है जहाँ पे कोई चोट नहीं लगा है, पॉसिबली अराउंडिंग द सेल शॉक, और ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक मेंटल वुंड है, तो वो मेंटल सफरिंग की बात है। और यहाँ पे लेट अस स्लीप नाउ। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रेंड्स को कह रहे हैं कि अब एक पीसफुल क्लोजर की बात है। हाँ, और ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पोएट भी मर चुका है, उसकी भी डेथ हो चुकी है, जो स्पीकर है वो भी मर चुका है, उसकी भी डेथ हो चुकी है। अब वो म्यूचुअल रिकॉग्निशन दोनों को मिलेगा क्योंकि दोनों की ही डेथ हो चुकी है। नाउ चलो एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज स्ट्रेंज मीटिंग। सो दिस इज अ नॉट एन ओड और सोनेट और एलेगी, इट इज एन ड्रामेटिक मोनोलॉग। हाँ, what is the setting of the poem? So whether it is set in a battle or in a hospital ward or in a dreamscape forest, नहीं, so it is an underground tunnel of hell, वहां पे ये set है। Who is the speaker in the poem? A nurse, a German soldier, or a dead English soldier, or a priest? So it is a dead English soldier. What war is the background of strange meeting? So किस war की बात हो रही है? So whether it is World War II or American Civil War, no, or it World War, no, it is World War First. What is the poem's main theme? Betrayal or revenge, futility and horror of war, nationalism and pride, victory and glory। इन दोनों को तो उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने नेग्लेक्ट किया है। यहाँ पे वॉर की फ्यूटिलिटी और हॉरर की बात हो रही है, वॉर की। What poetic device is used in the phrase blood had clogged their chariot wheels? So ये chariot wheels जो है allusion है। The poet says the soldier sullen hall refers to a dark underworld like space. What is unusual about the enemy the speaker beats? So क्या है? So whether he is alive or he is an animal or he is a fellow poet or he speaks English. So he is a fellow poet. वो भी एक poet है। What poetic technique dominates the structure of the poem? So whether it is in rhyme quatrain or blank verse or terza rima, no, it is in heroic couplet. What is the most prominent tone of the poem? Poem का tone कैसा है? Whether it is comic or satirical or optimistic? No, it is reflective and tragic. What does the strange friend reveals? So whether he has survived the war, lost his memory, or plans to take revenge, or simply he was killed by the speaker. So he was killed by the speaker. What literary movement is Wilfred Owen associated with? So whether Wilfred is associated with romanticism, modernism, movement, or symbolism. So he belongs to modernism. Modern टाइम में ही कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म आपका 1900 के बाद से स्टार्ट होता है, तो इसी समय सभी वॉर हुए हैं। What figure of speech is used in foreheads of man have bled where no wounds were? So what figure of speech is there? इस सिमिली है, मेटाफर है, आयरनी या पैराडॉक्स है। तो सिमिली तो कहीं एज इफ एज लाइक एज तो है नहीं, मेटाफर का भी कहीं नहीं दिख रहा है, रो आयरनी भी नहीं है। देखो पैराडॉक्स इसमें क्या है कि ब्लीड तो कह रहा है जिसमें कोई वुंड नहीं है, तो चोट तो लगी है लेकिन खून खून दिख रहा है लेकिन चोट नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ है, तो वो एक पैराडॉक्स है। What is Wilfred Owen's view of traditional war poetry in this poem?
ट्रेडिशनल वॉर पोएट्री को कैसे कहते हैं. सो ही सपोर्ट्स द पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स और ही इमिटेट्स इट्स टोन और ही रोमांटिसाइज इट्स और ही जस्ट मॉक इट्स सेंटिमेंटल ग्लोरिफिकेशन. तो वो इस चीज पे मॉकरी करते हैं. जो वॉर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है वो इस चीज के अगेंस्ट में है. वो वॉर की रियलिटी को दिखाना चाह रहे हैं, वॉर के हॉरर को दिखाना चाह रहे हैं. पोएम एंड्स विद द लाइन. किस लाइन के साथ पोएम एंड्स होता है? इट इज सिम दैट आउट ऑफ द बैटल आई स्केप्ड, लेट अस स्लीप नाउ, आई एम द एनिमी यू किल माय फ्रेंड, bent double like cold beggars under sick. तो ये देखो, ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन है, ये बिगनिंग लाइन है. इट सीम्स दैट आउट ऑफ द बैटल आई स्केप. ये है लास्ट लाइन की लेट अस स्लीप नाउ. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम? whether it is 14 लाइन सोनेट और फ्री वर्स और हीरोइक कपलेट राइमिंग एम्बिक पेंटामीटर और ब्लैंक वर्स. तो ये हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ है. व्हाट इज द मीन बाय द फ्रेज द अनडन ईयर्स? अनडन ईयर्स मतलब पास्ट वॉर्स और यूथ एंड पोटेंशियल लॉस ड्यू टू वॉर, एंशियंट टाइम्स और फॉरगेटन मेमोरीज. तो यहाँ पे अनडन, हमने पहले भी बात किया, अनडन ईयर्स जो है वो ऐसे यूथ और पोटेंशियल की बात कर रहा है जो कि वॉर की वजह से उसका सब वेस्ट हो गया. What of the following base represents Owen's poetic purpose in Strange Meeting? So, whether he wants to glorify military service or to explore the myth of the noble death or condemn war through empathy and irony or offer religious consolation. So, he just condemned war through empathy and irony. Strange Meeting was published in. So, during Owen's lifetime, in the Times, posthumously in Sassoon's poem और इन अमेरिकन एंथोलॉजी. सो ये उससे कि फ्री शशून पोएम्स करके एक वर्क है, उसमें ये पब्लिश हुआ है पोएट्री. नेक्स्ट है, what poetic quality does strange meeting exemplify most strongly? Whether it shows classical discipline or satirical age, emotional sincerity and humanism, political rhetorics. So it shows the emotional sincerity and humanism. What does the pity of war mean in Owen's poetry? So pity of war से क्या समझते हैं? तो pity for soldiers' lack for bravery, pity for civilians, deep sorrow for war's needless human cost, hatred of foreign enemies. So this was his deep sorrow for war's needless human cost. The friend in the poem identify himself as. जो फ्रेंड की बात, स्ट्रेंज फ्रेंड, वो कौन है? द स्पीकर्स ब्रदर, अ फेलो पोएट एंड एनिमी सोल्जर, अ प्रीस्ट और डाइंग कॉमरेड. सो ही इज अ फेलो पोएट एंड अ एनिमी सोल्जर. नेक्स्ट है, व्हाट फ्रेज सजेस्ट दैट वॉर साइलेंस द वॉइस ऑफ ट्रुथ? किस फ्रेज से पता चला कि वॉर जो है ट्रुथ को साइलेंस कर देता है? द ट्रुथ अनटोल्ड, लेट्स हु माइंड्स द डेड हैव ravished, chariot wheels, strange friend. So simply the truth untold. What role does the use of heroic couplet play in the poems? Whether it mimics classical epic poetry and ironically add musicality to the satire, provide humor, enforce strict control over tone. So simply एक क्लासिकल एपिक पोएट्री जो है उसके ऊपर एक उसको मिमिक करने का काम कर रहा है कि जिसमें क्लासिकल एपिक्स में वॉर को काफी ग्लोरीफाई किया गया है. Which of the following best describes the hall in the poem? A real tunnel, a underground shelter, a metaphorical vision of afterlife, a war hospital. A metaphorical vision of afterlife. इसी चीज को वो symbolize कर रहा है. What causes the friend's grief in the poem? His failure in war, his the lies poet told about the war's glory, his loss of comrade, his exile. It is the lies poet told about war's glory. The enemy in the poem ultimately represents a German uh, militarism, shared human suffering, or cowardice. So simply, both share common human suffering. What is key irony in the poem? The enemy is cheerful. The friend does not recognize the speaker. The speaker kills the very person who understands him. The war is won, but poet is sad. So simply, the poet killed that person who can understand his or who share the view or who can listen him. तो उसी को इसने मारा है. What type of language dominates in the poem? So poem may whether it is colloquial, didactic, symbolic and poetic or humorous. So simply it is symbolic and poetic. The poem was influenced by Owen's reading of whether it is Dante's Inferno, Milton's Paradise Lost, Homer's Odyssey or Virgil's Aeneid. So it is Dante's Inferno. The speaker escapes battle and enters a space that is a hall in a hell. The phrase too fast it thought or death to be bestide refers to dead soldiers, sleeping comrades, politicians, or nurses. So it is about dead soldiers. What happens in the strange meeting? Whether it is a celebration or reconciliation between enemies, a dream vision of peace or funeral. So it is a reconciliation between enemies. What is Wilfred Owen's famous poetic doctrine? So उनकी philosophy क्या है पोइट्री को लेकर कि पोइट्री इज रिलीजियस, रिलीजन की बात है, पोइट्री इज अ वॉर प्रोपोगेंडा,
poetry is in pity, truth is beauty. So it is what it is, poetry is in pity, कि अब वो एक तरीके से pity में है और war को glorify किया जा रहा है. Who encouraged women to write poems about harsh reality of war? So it is Siegfried Sassoon. I peered, but my hands were loth and cold, suggests. The speaker was brief. The speaker hesitates to kill. He killed without effort. He is angry. So what is it suggests though? The speaker hesitates to kill. What does the phrase "let us sleep now" imply? So it is the last line. Death as a release, victory celebration, preparing for battle, or literal rest. Simply, death is the real escape. What poetic tradition does strange meeting subvert? Whether it is romantic idealism, war as a noble pursuit, religious martyrdom, or modernist irony. So it subverts war as a noble pursuit. Which poetic quality is not associated with Owen's style? Realism, sentimentalism, pity, irony. So it is sentimentalism. What is the effect of war in the poem? So it strengthens brotherhood, it glorifies bravery, it dehumanizes and destroys, it builds nation. So simply it dehumanizes and destroys. Which phrase expresses Owen's anti-war stance most clearly? So किस phrase से ऐसा लग रहा है? I am the enemy who you killed. Foreheads of men have bleed. None will break ranks with a thousand pains. Simply, I am the enemy you killed. What makes meeting in the poem so strange? So it happens in a trench. It occurs after death. It is a between a general and a soldier, or it was imagined. It occurs after death. है ना? दोनों death के बाद मिलते हैं. What best defines Owen's poetic style in this poem, whether it is abstract and symbolic, generalistic, lyrical realism, or allegorical? So it is simply lyrical realism. Why did Owen reject traditional patriotic war poetry? So, what is the reason behind that? So, whether he thought it was too modern, he preferred classical mythology, it masks the brutal truth of war, he disliked its authors. No, it just simply masks the brutality, the brutal truth of war. What is the moral vision of the poem? So, death is glorious, enemy are less than humans, all humans suffer in war, winning justifies the loss. So, simply all humans suffer in the war. What best characterize the speaker's enemy? So, whether it is a soulless fighter, a victim of propaganda, a kind-word spirit, a ghost seeking revenge. So, he's a kind-word spirit. Simply, what is meant by contained with the warm field and the leaden sky, embracing nature's beauty, finding peace in battle, death is better than life, a soldier's resignation to fate. So it is simply a soldier's resignation to fate. Owen's style in the poem can best be described as heroic and bold, objective and detached, passionate and mournful, witty and satirical. So it is very much passionate and mournful. What is the final message of the poem? War creates heroes. There is a peace in death. War is shared tragedy or glory is worth the cost. So फाइनल मैसेज पोयब का यही है कि वॉर इज अ शेयर ट्रेजेडी, दोनों साइड नुकसान होता है वॉर में. What does the poem ultimately argue against? So whether it argues against courage, religion, the romanticization of war, or discipline in the army. So it's simply against the romanticization of the war, कि war को हम लोग glorify कर रहे हैं. This is. So thanks for watching. मिलते हैं next video में.